हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। सॉरी फॉर दैट, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है। बीच में मैं थोड़ा एक्टिव नहीं था सोशल मीडियाज़ पे, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट। बट जितने भी 66 में जो एक्सपेक्टेड हुए थे, जैसे हिस्ट्री वाले सेक्शन में, तो वो तो कोई भी हिस्ट्री वाले सेक्शन में तो जिसने अपने से भी पढ़ाई की होगी वो तो लगभग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे कि आने वाले चांसेस थे ही। पटना कलम जैसे हो गया, ये आपके पटना कलम हो ही गए। फिर से बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सब बैक ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे। संथाल वाले हो गए, बिरसा मुंडा वाले हो गए, तो लगभग जो जो क्वेश्चन थे वही आ गए, ठीक है। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में तो दिक्कत नहीं था। आईआर में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई, नई क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ा, नए नए क्वेश्चन मिले। जैसा मतलब एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहले जैसे आते थे पूरे देश मिलाकर, जैसे कि आपके जो हमारे पड़ोसी देश थे उससे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते थे, या जो जो हाईलाइटेड टॉपिक होते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐप्स वगैरह से पूछा गया था, मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थोड़ा आपको देखने को मिला, ठीक है। तो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो उसमें अगर आईआर का भी सेक्शन देखें तो हमने आईआर के भी क्वेश्चंस को डील किए हैं। उसमें से जो ब्रिक्स वाला क्वेश्चन था, समिट वाला, वो डायरेक्ट हमारे इस से ही आ गया था, जो हमने बताया हुआ था। तो जितने लोगों ने देखा होगा वो, और बाकी जिसको वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया था ऑनलाइन ये व्हाट्सएप पे, तो वो लोग तो उनको फ़ायदा हुआ ही था। उन्होंने बताया कि हाँ, इससे तो सही हुआ। लेकिन ठीक है दोस्तों, अभी तो नई शुरुआत करनी होगी, और आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि बीपीएससी ने अपना लेवल कैसा इंक्रीज़ कर रहा है, और आगे भी आने वाले समय में नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको उसी लेवल पे तैयारी करनी होगी। अब ये पहले वाला नहीं है कि हमने जो पहले जो क्वेश्चन आते थे जो भी ट्रेडिशनल फॉर्म में थे, और वो अब लगभग देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा आपको अब नया नए लेवल पे क्वेश्चन, थोड़े यूपीएससी जैसे थोड़ा सा कैसे हट के थोड़ा सा क्वेश्चन डील करती है, वैसे बीपीएससी एक झटके में हटेगी नहीं, धीरे धीरे। जैसे आपको पता है कि ये टॉपिक पढ़ना है, तो लेकिन उसके जो जो आयाम बन सकते हैं, और जो जितने भी आइडियाज़ आपको मिलते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वो अब जिसमें छोड़ के नहीं जाने वाला काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी ज़रूरी है कि प्री पास करना। तो प्री में जैसा कि पिछली बार टफ आई गया था, 66वीं में भी आपने देखा है कि 108 से जनरल में बने थे, उसी तरह सारे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो बीपीएससी में सब अभी तो पहले चैलेंज होगा आपके लिए कि प्री पास कर ले। और बेनिफिट ये है कि अभी से लाइन से जो भी होंगे, वन डे वाले एग्जामिनेशन अभी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा देखने के सेंस में, मतलब जो भी है वन डे वाले एग्ज़ाम अभी 1-2 महीने के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में इसका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज उसी के रिस्पेक्ट में। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि कुछ स्टार्ट किया जाए प्री को रिगार्डिंग। तो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक घटना चक्र का है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ज़रूर ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराया गया है, टॉपिक वाइज है, जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। टॉपिक वाइज इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, और इसमें जो जो आपको ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको राइज हो जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले अपने से जो जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं वहाँ तो लगाएं, और यहाँ पे जो जो आपको एक्सप्लेनेशन हो रहा है, जो प्रीवियस ये क्वेश्चन है डीलिंग जो हो रहे हैं, वो आपको ज़रूर देखना है। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए हैं। पुराने हैं जो उनको है वो बस वीडियोस को थोड़ा बहुत करके देखते रहें। इनको टाइमली वाइज कराया जाए, क्योंकि टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस मेंशन है। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, और हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसी तरह सारे टॉपिक, पॉलिटी वाइज हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, इंडियन क्या चीज़, ज्योग्राफी वगैरह, कल्चर वगैरह तो पता हो ही गया। बिहार हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, बिहार के कल्चरल रिलेटेड क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा है। उसी तरह के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज सारे मिल जाएंगे एक जगह। तो आप अपनी तैयारी करके आएँ और यहाँ पे क्वेश्चन लगा लें, और इससे जो जो क्वेश्चन बनते हैं, हो सके तो मैं भी इसमें कुछ कुछ आपको मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ लूँगा, तो उसको आप भी बता सकते हैं, ठीक है। उसको मतलब भी वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको आइडिया तो मिल ही जाता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम लोग भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस चीज़ का पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप बुक नहीं खरीद पाते हैं तो बस हमारे चैनल के साथ बने रहें, साथ साथ चलें, और उसका पीडीएफ वगैरह देख कर वहाँ से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से आप खरीद भी सकते हैं, बुक खरीद लेंगे, सही रहेगा। चलिए बात करते हैं आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास। क्वेश्चन 1 देखते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपके हैं अंजीरा, दम सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन बहुत मतलब ये तो आपको बहुत सारे एग्जाम में दिखा होगा कि कौन है। तो पशुपालन और कृषि का तो आपको पता ही है कि मेहरगढ़ वाले इलाके में है, बलूचिस्तान के एरिया में, जो है कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है। तो मेहरगढ़ वाला जो है
एरिया है पशुपालन और कृषि के लिए प्राचीनतम साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये डी ऑप्शन है, आपको पता है ई ऑप्शन होता है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कभी कभी कि ऊपर में से दो कभी मिल जाते हैं, कभी कोई नहीं रहता है, तो इसको हटा भी सकता है। पता नहीं बीपीएससी यहाँ कुछ भी कुछ कर सकती है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा अच्छे से तैयार करना है कि एग्जैक्ट चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल जो है मेहरगढ़ माना जाता है, जो कि 7000 से 555 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। तो कभी अब क्वेश्चन में अगर आपसे आ सकता है मैच द फॉलोइंग करके कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दे दिया, मेहरगढ़ का दे दिया, तो ये अगर मैच द फॉलोइंग करने का दे दिया तो कितना से कितना ईसा पूर्व हो गया, ये है 7000 से लेकर 5500 सॉरी 7000 और 5500 ईसा पूर्व के मध्य में मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल जो मानते हैं वो 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप जो है, एक सेकंड इसको हटाया था, डिस्टर्बेंस हो रही है। उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थित ये जो स्थल है कौन है, तो ये है लहुरा देव, अगर इंडिया में पूछ दिया गया है तो। ठीक है, नवीनतम साक्ष्य जो है खोज हैं, जो मतलब डिस्कवरीज हुई हैं, उसके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो है संत कबीर नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, लहुरा देव में है। ठीक है, यहाँ 7000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं मेहरगढ़ में है, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ चावल की जो साक्ष्य वाला स्थल है वो है कोलडिहवा जो है प्रयागराज में है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा भी गया है कि कौन सा ये क्षेत्र है। यहाँ पे चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा हो गया, कोलडिहवा। ठीक है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मतलब मिले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चावल से अगर क्वेश्चन आया तो आपको कोलडिहवा मानना है। ठीक है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक मतलब इसमें आप जान सकते हैं क्या है, इस समय मतलब दोनों का है। ब्रॉन्ज का जो है ताम्र पाषाण, जैसे तांबे का यूज़ बर्तन वगैरह सब बनना, ये सब चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो गया, तांबे के टूल्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए, तो ताम्र पाषाण युग इसको कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उसको ही हम ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग इसी को कहा गया है। ठीक है, कैल्कोलिथिक, इसको में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा गया है और कैल्कोलिथिक एज भी कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। लाल रंग से यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, लाल रंग से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो वो लाल था। यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ये हड़प्पा निवासी जो है मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित जो है चाक का प्रयोग किया जाता था। स्टार्टिंग वाले फेज में जब ये स्टार्टिंग हुआ था, जब वो परिपक्व हो गए, मैच्योर्ड फेज में आ गया हड़प्पा, अपने जैसे से आगे समय गुजरा, तो हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियाँ थी। एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन थे, दूसरा जो चित्रित मृद भांड थे। मृद भांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था और जिनको पकाने पर एक हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेता था। वो अपने से वहाँ पे रंग जो उसका है हल्का भूरा लाल कलर का हो जाता था। ठीक है, इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और तथा निचले वाले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कैसा कैसा हुआ था। फिर देखते हैं सिंधु घाटी, चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है।
ये देख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल का है, ये आद्य ऐतिहासिक काल, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दोस्तों। ये 39वीं बीपीएससी में आया हुआ है। ये सब ये क्वेश्चन अगर अभी आता है तो अगर आपको ये टेबल फॉर्म में देखने को मिल सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता, बाहर वाला का भी देख सकते हैं, जितने भी इसके समकालिक जितनी भी सभ्यताएं थी, इजिप्शियन वाले हो गए, चाइनीज़ हो गए, तो उनका मिलाकर पूछ सकता है कि कौन से काल का हुआ है, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान पर होता है। मतलब पठनीय लिखनी के जो है ना, उसकी इस लेखन कला के ज्ञान में पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है, ठीक है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का, ठीक है। भारतीय इतिहास में 2500 से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अनडेसिफर्ड जिसको बोलते हैं, पढ़ा नहीं गया हो, ठीक है, उसको। तो इसको हम कहाँ रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है? तो इसकी सबसे विशेषता रही है पक्की ईंटों की बनी, देख सकते हैं पक्की ईंट से बनी इमारतें। ये क्यों जाना गया है? यहाँ पर ना ड्रेनेज सिस्टम भी है ना, आप देख सकते हैं इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम रहता था। घर भी मतलब अभी जो ना कोई कॉलोनी कैसे बसती है, तो जो कॉलोनीज़ बसती हैं तो इस तरह का पैटर्न में बनाई जाती है ना। कोई भी एक देखते होंगे कि एक घर ये थोड़ा थोड़ा बीच में गैप दिया जाता है, ठीक है। और साइड में ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है और जाके बाहर वाले नाले के साथ मिल जाता है, बड़े नाले के साथ। यहाँ पे ड्रेनेज, हर घर का एक ड्रेनेज निकल रहा है, नालियाँ निकल रही हैं, मेन जो सड़क वाली नालियाँ हैं उनके साथ मिल जाती हैं, ठीक है। और पक्की ईंटों से बनी इमारतें, उस समय ईंट का भी जो है ना लोग आविष्कार कर लिए थे कि ईंटों को बनाना, वो भी किस में, ईंटों की भट्ठी की में, ठीक है, उसको पका कर। ऐसा ये पहला था जो ईंटों की भट्टी के साथ मिला था। इजिप्ट में मिला है, लेकिन वो लोग सुखा कर करते थे, मतलब ईंटों को रखते थे या धूप में रखते थे, तो उनका लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता था। जबकि यहाँ पे सिंधु घाटी में सभ्यता में ये लोग पकी हुई ईंटों का यूज़ करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है ये। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शन लिए हैं तो हिस्ट्री में इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें वगैरह, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें ये सब आप लिख सकते थे, ठीक है। चलिए ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन है, जो टाउन प्लानिंग इसकी कहा जाता है ना, कि टाउन प्लानिंग सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको ट्रेड वगैरह, ठीक है, सब कुछ व्यापार आप वहाँ करते हैं। एक टाउन बनाया हुआ है, वर्कर क्लास जैसे कैसे है, लेबर क्लास के लिए अलग है, रूलिंग क्लास के लिए अलग टाउन बनाया गया है। ड्रेनेज सिस्टम अलग बनाया गया है। ड्रेनेज मतलब ये गली नालियाँ ये सब जैसे जोड़ना, रोड्स हैं 90 डिग्री पे कट करते हुए रोड्स आपको मिल जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। इस तरह का रोड यहाँ पे आके ऐसे मोड़ना, ठीक है। घर की खिड़कियाँ जो हैं आपके रोड के नहीं पिछले साइड में खुलती हैं। तो इस तरह का मतलब बनावट देखकर इसको एडवांस लेवल का वहाँ पे सभ्यता माना जाता था, ठीक है। यहाँ नगर और कस्बे को एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बने इमारतों को मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार जो है अन्नागार, वहाँ समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं स्टोरेज के लिए अन्नागार भी रखा गया था, ठीक है। और नहाने के लिए ये जिसको बोलते हैं रिचुअल बाथ वहाँ पे होता था। इनकी सतह पक्की ईंटों की बनी थी, जिसमें जिप्सन और मोर्टार जोड़ा जाता था, के द्वारा जोड़ा जाता था, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ये देख सकते हैं, तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हमेशा आता है ये। लोथल का है ये, है ना। ये देख सकते हैं लोथल, हाँ भोगवा नदी पे देख सकते हैं। देखिए इसमें ये चीज़ भी दिया हुआ है कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपका इसको ये सीधी ये देखना ज़रूरी नहीं है। आंसर के साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। आपको 4 ऑप्शन है, हड़प्पा है तो हाँ कुछ आपको ट्रिक भी दिखा देते हैं। हड़प्पा है ना, तो ये देख सकते हैं रावी मोबाइल, ठीक है। हड़प्पा में यहीं पे रावी है, हड़प्पा तो रावी यहीं पे हो जाएगा। इंडस वैली किस में है? तो आप मोहनजोदाड़ो है ना, मोहनजोदड़ो इसको मोहनजोदाड़ो ऐसे करके भी बोलते हैं। तो MI का मोबाइल आता है तो MI, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। लोथल को बोल सकते हैं, लोथल है भोगवा नदी के किनारे में है, ठीक है। लोभो ऐसे करके, लोभो। तो हड़प्पा जो है लोथल गुजरात के अहमदाबाद भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसकी क्या है? बंदरगाह है। यहाँ पे पोर्ट थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा डेवलप पोर्ट बनाया गया था। तो यहाँ से सारा मतलब जो इनके ट्रेड होते थे, व्यापार है, बाहरी सभ्यताओं से भी होता है। तो इससे भी हमको साक्ष्य मिलता है, जो लोथल से वहाँ पे सब ट्रांसपोर्ट वगैरह करते थे, ठीक है।
मेरीन ट्रांसपोर्ट वगैरह होता था, ठीक है। तो कौन सा हड़प्पा का साइट है, वो है लोथल का। लोथल एक बंदरगाह वाला साइट है। तो ये किस नदी के किनारे है, तो नदी वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए कब आया हुआ है, 60 से 62वीं वाले में आया हुआ है, 2016 का प्री में। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कि कहाँ है, बनावली, ठीक है। बनावली कहाँ है, यहाँ पे हमको टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट वाले में कि बनावली है कहाँ, तो यहाँ देख सकते हैं हरियाणा में है, ठीक है। तो हरियाणा आप निकाल के बना सकते हैं। तो क्या मिला था यहाँ पे, टेराकोटा का हल मिला था, बनावली से हमें हल मिला था। चलिए दोस्तों, ठीक है, सॉरी। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, तो इसमें कौन से हो गए, तो बनर्जी हो गए आपके, दीक्षित हो गए, वत्स हो गए, स्मिथ आपके इससे नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अब देखिए कैसे, आपको सबसे पहला जो साइट मिला था वो कौन था, हड़प्पा साइट था, है ना। तो हड़प्पा, देखिए आप दो चीज़ को याद रखें, एक वो हड़प्पा हो गया और उसके बाद से कौन था, मोहनजोदाड़ो की हुई थी। हड़प्पा खोज हुआ था 1921 में और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी 1922 में, लगातार है, ठीक है। इसको HD से याद रख लीजिए, दयाराम साहनी हो गया, और MB से याद रख लीजिए, ठीक है, M से। तो ये बनर्जी हो गया, RD बनर्जी, ठीक है। इसको दयाराम साहनी और ये हो गया आपके बनर्जी, ऐसे करके याद रखिएगा, RD बनर्जी 2 से हो गया। तो और एक और चीज़ हाल है, अगर आपको क्या नाम है, लोथल का भी ध्यान रखना है तो लेज़र याद रख लीजिए, लेज़र। तो देखिए दो चीज़ें आपको कैसे ध्यान में आ रही हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान की तरह लग रहा है, HD में HD है, ठीक है, HD क्वालिटी का मूवी डाउनलोड कर रहे हैं आप, ठीक है। कितना का मूवी है, तो MB में है मूवी, ठीक है, मतलब 800-900 MB का मूवी आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये लेज़र टेक्नोलॉजी हम लगाएंगे, तो अभी नहीं बोलते हैं कि प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, तो लेज़र को लगता है ना। तो 3 चीज़ ऐड हो गया, एक तो हड़प्पा से दयाराम साहनी हो गया, ठीक है। फिर MB मोहनजोदाड़ो का बनर्जी याद रख लीजिए, RD बनर्जी, और लेज़र का लोथल का हो गया SR राव, होते हैं ना, ये 1957 के अराउंड में है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है। तो ये देखिए दयाराम साहनी हड़प्पा के सर्वेक्षण का काम किए थे 1921 में। वर्ष 26 से 27 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन का कार्य संबंधित रहे हैं। ये कब से, 26 से लेकर 33-34 तक में, ठीक है। ये वत्स जो हो गए आपके। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में की थी, राखलदास बनर्जी इनका नाम रहा है, ने की थी। उनके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया, और इसके अतिरिक्त उन्होंने कई विद्वान जैसे कि KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, A घोष, JP जोशी, ये कुछ आप नाम अगर ध्यान रख सकते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि KN दीक्षित है, तो KN दीक्षित ऑप्शन में आपको मिल गया है। वत्स, जो कि मोहनजोदाड़ो के समय उन्होंने माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन में कार्य कर रहे थे, ठीक है, माधो वत्स। फिर देख सकते हैं अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, ठीक है, तो वत्स हो गए और दीक्षित हो गए, और बनर्जी आपको पता है ही मोहनजोदाड़ो में थे, ठीक है, MB। तो ये घोष हो गए, ये सब चीज़ हो गए। तो ये लोग हो गए, JP जोशी हो गए, आदि ने सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि V स्मिथ जो हैं वो सभ्यता के खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भारतविद हैं और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है, V स्मिथ। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बोगस कोई का महत्व इसलिए है, अब क्यों है, ठीक है। अब बोगस कोई क्या है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन किया है बोगस कोई वाले में, ठीक है, इसको देख सकते हैं। तो बोगस कोई एशिया माइनर से 14वीं जो शताब्दी हैं उसके अभिलेख मिले हैं, बोगस कोई एशिया माइनर, ठीक है। ये देख सकते हैं, इस अभिलेख में जो है ऐसे राजा का उल्लेख आया है जिनका नाम आर्यो जैसा थे, ठीक है, जो संधियों की साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यन ईरान से होकर भी भारत आए होंगे।
तो एक चीज़ यहाँ से हमको अगर मतलब एक पूछा जा सकता है, या आपका आंसर जैसे कि जिनका है हिस्ट्री ऑप्शनल है, आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है कहाँ से होकर आए थे, तो आप बोल सकते हैं कि बोगज कोई के में हमें जो अभिलेख वहाँ से मिले हैं, इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले हैं, तो उससे हमको आइडिया लगता है कि वो ईरान से होकर भारत आए थे। ठीक है, तो बोगज कोई एक चीज़ आपको रिलेट भी हो गया। ठीक है, इसमें आपको देवी देवताओं के साक्ष्य वगैरह से मतलब जुड़ा हुआ है, देवी देवताओं वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई सॉरी, हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, हम लोग 9 वाले क्वेश्चन में थे। अब आते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला हुआ है। ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था, तो ये है पारुषणी नदी। देखिए पारुषणी से अगर पी आपको याद है ना, तो पी को अगर ऐसा तोड़ के देखते हैं तो एक कैसे लग रहा है और ये 0 लग रहा है। अगर आपको याद करने के लिए है तो थोड़ा ट्रिक से थोड़ा सा बता रहे हैं, तो ये 10 आपको याद रख सकते हैं। ये पारुषणी नदी पे लड़ा गया 10 राजाओं का युद्ध था। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो राजा थे यहाँ पूरा राजा का नाम आपको नहीं मतलब ये मतलब अलग अलग टाइप का नाम है जो पूछा जाता है ना, वो अक्सर आपको यही है नदी का, कौन सा नदी। ठीक है, तो पारुषणी नदी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा पढ़ना है तो इसको ऐसे देख सकते हैं। ऋग्वेद को का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। देखिए सोम को है जो समर्पित है, ये है 9वां, एक सेकंड, ये देखिए 9वां मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। 90 मंडल के सभी 114 मंत्र जो हैं सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों के मुख्य पेय था, आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे ये देख सकते हैं मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल को चारों वर्ण की उत्पत्ति का उल्लेख है। देखिए 10वां मंडल है ना, उसी में हमें 4 जो वर्ण हमको बताए जाते हैं, ये 4 वर्ण हैं हमारे पास, तो वो सारे यहाँ पर मेंशन जो हुए थे 10वें मंडल में हैं। तो आपको एक 9वां मंडल क्या हो गया, सोम हो गया, तो 9th हो गया सोम। ठीक है, 9 सोम हो गया, और 10वां में क्या है, जो 4 वर्ण हमको बताए गए हैं, ब्राह्मण, ठीक है, तो और ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं। तो ये इनकी उत्पत्ति आपको कहाँ मिलती है, 10वें मंडल में, किसमें, तो ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे हमने देखा ये कब क्वेश्चन आया हुआ है, ये 42वां बीपीएससी 97-98 में था। ये देखिए ये कब है, 40वां बीपीएससी, ये देखिए 42वां। पहले ये क्वेश्चन आया है 95 में, और उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो रिपीट भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी भी अगर आपको आना है तो ऋग्वेद में कुछ चीज़ आपको 9वां मंडल 8वां मंडल इस तरह का मिलाकर आपको जो जो मेन है तो वो चीज़ करके आप याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब ऋग्वेद से जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं वो जाके मंडल्स वगैरह जितने मंडल हैं आपको सब याद रखने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, तो ये संहिता का जो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, अभी हमने देखा कि सोम को है। सोम क्या है, इस पेय का नामांकित देवता हैं। ठीक है, और व्याख्या अभी हम लोगों ने देखा है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, देखिए गायत्री मंत्र है जो है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। तो ऋग्वेद गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद की उल्लेखनीय है, ये किस में है, 3य मंडल में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, गायत्री तृतीय हो गया, से 3य मंडल हो गया गायत्री, तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3य मंत्र में है, मंडल में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो सब जानते होंगे, कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली। ठीक है, महावीर का जन्म जो कुंडलग्राम में, ये कुंडलग्राम या कुंडलपुर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लेशवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। ठीक है, हाँ, ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, मतलब। ठीक है, उनकी माता जो त्रिशला थी वो क्या थी, वैशाली की लिच्छवी गणराज्य है ना, उनके प्रमुख चेतक की बहन थी। और पिता का नाम क्या था इनके, सिद्धार्थ था। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में स्वामी, हाँ ये देखिए अभी क्लियर किया,
अभी वही डाउट हो रहा था कि यह गड़बड़ लग रहा है। अक्सर जो पूछा जाता है, बताया जाता है ना, यही आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लेंगे। देखिए इससे को कितनी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। ये 42वां में आया हुआ है, 42वां में आया है, 47 में आया है, 53 से 55 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वाले में। या तो इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, कब इनका जन्म हुआ, ये सारे चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये देख लीजिए 2 चीज़ें हैं। अगर ऑप्शन में नहीं भी दिया है तो आप ये क्या 599 भी लिख सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो। कन्फ्यूजिंग वाला थोड़ा सा पॉइंट है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ जो किया जाता है मेरे हिसाब से 540 यूज़ किया जाता है। आप इसको थोड़ा क्रॉस चेक ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में दोस्तों, ये सबको पता है, पावापुरी में हुई थी। महावीर का जन्म 599 में, यहाँ जैसे दिया जाता है 540 भी कर सकते हैं। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री जो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जो वजी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, 527 ईसा पूर्व में उनको 72 वहाँ से जोड़ रहा है, 99 से जोड़ा जा रहा है इनको। ठीक है, तो आप इसको लेके चलें कि लगभग 72 वर्षों की आयु तक राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उनके शरीर ने उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ये देखिए क्वेश्चन दिखाई देता है, जमाली थे। ठीक है, जन्म जो था क्षत्रिय वंश में होता, दोनों क्षत्रिय थे, आपको पता होगा। आपके महावीर हो गए और गौतम बुद्ध हो गए। क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सिद्धार्थ के, ये सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, वही यहाँ पे लिखा लग रहा है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये होता है ना, यशोदा और यशोधरा में, यशोधरा। तो देखिए ये जैसे बुद्ध में अगर आपने देखा होगा तो बुद्ध की जो पत्नी थी ना, उनकी पत्नी भी दोनों का नाम थोड़ा मैच होता है। एक जगह यशोदा है तो एक जगह यशोधरा है। तो ठीक है, गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे ना, उनका नाम था राहुल। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम है यशोदा या यशोधरा, दोनों में कन्फ्यूजन होता ना। तो यशोधरा, देखिए यशोधरा, तो राहुल और यशोदा दोनों को जोड़ देंगे तो यशोधरा हो जाएगा। तो ये कहाँ है? ये बुद्ध है ना, तो बुद्ध में होगा। और इनकी पत्नी क्या हो गई? जो महावीर हो गए, उनकी हो गई यशोदा। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न अब ख़त्म हो गई। यशोधरा, तो राहुल किन के बेटे थे तो पता है आपको, तो महात्मा बुद्ध के बेटे थे। तो वहाँ से आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अगर कोशिश करेंगे कि हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग हर वीडियो में निकालें, तो 20 क्वेश्चन का आज लेते हैं। ठीक है, तो जितना देर में हो जाए। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो ये थे जमाली थे। ठीक है, हाँ ये चीज़ उनकी पुत्री से, हाँ ये उनके क्या थे, ये आपने पढ़ा होगा कि ये उनके दामाद भी थे। ठीक है, उनकी पत्नी इतना थी, उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था और यही उनका पहला शिष्य भी था। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम आपको यशोदा हो गया, उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन पे। 16 तो हो गया, सॉरी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ये क्या है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? पूर्वकालिक है ना, हाँ पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ये देख सकते हैं, तो पूर्वकालिक 14 प्राचीनतम, डी ही दे रहा है लग रहा है, 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व जो है, यहाँ जो सी ऑप्शन है, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष थे, तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंक के जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। तो अगर पिछला क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आते हों। लेकिन अगर यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा है, तो अगर इससे रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो तो आपसे बन जाएंगे ना कम से कम। अगर ये दोबारा आ जाएगा तो छूटना तो नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ रहा है, जो कि कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ रहा है, तो यही है 14 पूर्व। ठीक है, 12 अंग नहीं, 12 उपांग नहीं, 14 पूर्व, 14 उप पूर्व नहीं, 14 पूर्व, याद रखिएगा 14 पूर्व जो पूर्वकालिक ग्रंथ रहा है। तो यहीं पे पूर्वकालिक लिखा हुआ है, यहाँ पे 14 पूर्व कर देना है सिर्फ आपको। महात्मा बुद्ध ने अपना
पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 47वां में है। तो ये है सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? यूपी में है। तो 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाना स्टार्ट हुए, मतलब वहीं से उनको इनलाइटनमेंट मिल गया और वहीं से उनका नाम बुद्ध रखा गया। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना पहला मत का प्रचार प्रारंभ किया उरुबेला में। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्नम, वर्तमान में जो क्या है वो सारनाथ आए। ठीक है, ऋषिपत्नम, सबसे पहले ऋषिपत्नम। अगर देखिए यहाँ क्वेश्चन एक और चीज़ यहाँ से आपको मिल गया कि उसका अगर नहीं दिया हो तो ऋषिपत्नम दे सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो सारनाथ का पुराना नाम करके पूछा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि वो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो ऋषिपत्नम, ये पुराना नाम दे दिया आपको, सारनाथ नहीं दिया, तो इन्हीं की ये ऑप्शन मार दिए। तो थोड़ा यहाँ पे आपको सतर्क रहना होगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। यह उपदेश दुख सुख के कारणों और दुख का अंत के समाधान के लिए 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, और अष्टांगिक मार्ग भी इसी में बताए थे। ठीक है, दुख के जो समाधान के लिए मार्ग बताए थे, तो ये भी आपको देख सकते हैं कि कहाँ पे पहला दिए थे, तो ये दिए थे सारनाथ में, जिसको हम लोग ऋषिपत्तन भी कहते हैं, यूपी में है अभी फ़िलहाल में। ठीक है, 19 में देखते हैं तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जो जिनकी मृत्यु वाला जो बात करते हैं, तो ये कहाँ हुआ? तो ये है कुशीनगर में हुआ, ये याद रखेंगे आप, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ये भी यूपी में आपको देखने को मिलेगा। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए थे। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा वो उन्होंने कहाँ अपना उपदेश दिया था, तो वो थे वैशाली में। सबसे ज़्यादा नहीं, वैशाली नहीं, मतलब लास्ट टाइम जो अपना बिता के, हाँ वैशाली में सबसे ज़्यादा उन्होंने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं, सॉरी, कौशल राज्य में, सॉरी, यहाँ पढ़ने में गलती कर दी है, कौशल राज्य में हुआ था। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लोक की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ उन्होंने चून नामक लोहार की आम वाटिका में ठहरे। उन्होंने बुद्ध को शुक्र मद्दव खाने को दिया। हाँ, यहाँ देख सकते हैं, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। रक्तातिसार मतलब भयानक पीड़ा होने लगी, और इसी वेदना के बाद कुशीनगर में पहुँचे और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, शरीर त्याग दिया उन्होंने। महापरिनिर्वाण, इसी इवेंट को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसका इवेंट थोड़ा सा आप जान लेंगे कि क्या हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बाद में फिर नेक्स्ट डिस्कशन किया जाएगा। हर में आपको 20-20 क्वेश्चन लेके चला जाएगा। त्रिपिटका किस धार्मिक पुस्तक है, किसकी है? त्रिपिटका है ये आपको बौद्ध धर्म की। ठीक है, एक होता है त्रिरत्न, एक होता है त्रिपिटका। तो त्रिपिटका देखिए, विनायक पिटका, सूत पिटका और अभिधामा पिटका, नीचे ही होगा इसका, सॉरी। ठीक है, तो ये 3 पिटका, जो भी पिटका से रिलेटेड है वो बुद्ध धर्म के हैं। और जो बात होती है त्रिरत्न की, तो त्रिरत्न अगर आपसे पूछा गया त्रिरत्न, तो वो है, ये आपको लिख के मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से आप समझ लें। त्रिरत्न है वो आपको जैन धर्म से है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। त्रिपिटक किस में है, तो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक बुद्ध धर्म ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। उन्हें त्रिपिटक कहा गया। एक विनय पिटक हो गया, जो संघ संबंधित हो गए, नियम और आचार शिक्षा बनाया गया। सूत पिटक हो गया, उनके वचन जो है। अभिधाम पिटक हो गया, दार्शनिक सिद्धांत वगैरह जो होते हैं वो अभिधाम पिटका में हो गया उनका। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर कैसा सेशन लगा ज़रूर बताएंगे। जो भी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बोलने में थोड़ा गलतियाँ होंगी, उसके लिए फ़िल्टर आउट किया जाएगा नेक्स्ट में। ठीक है, अगर हाँ आपको ये सीरीज़ चाहिए तो कृपया करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस लिखें, या कंटिन्यू कुछ भी करके लिखें, जिससे हमें मुझे पता चले कि हाँ आपको चाहिए और लोगों को भी, और जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। बाकी और भी है जो मेंस के रिगार्डिंग नेक्स्ट में जो और भी वीडियोस हैं जो आपको कराई जाएंगी, तो वो भी आपको साथ साथ में चलाई जाएंगी। जो कम से कम करंट वाले जो सेक्शन हैं, कभी कभी आपको हफ्ते में 2-2 3-3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको कम से कम कराया जाएगा। और बाकी आप प्री में सबसे ज़्यादा फोकस ध्यान दें यहाँ पर, कि आपके लिए प्री इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों,
तो चैनल के साथ जो भी नए आए हुए स्टूडेंट कृपया करके चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। और जो एक्टिवनेस नहीं थी अब एक्टिवनेस होगा, ये अब मैं आपको एश्योर करता हूँ। तो कृपया करके चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।